Good morning, all of you. As you know that again we are here to making a video from 8th class and the topic from assessment. So this is the second lesson of your history part that we are going to start here, and the lesson name that we have written here, the rise and growth of company power. The rise and the growth of company power. So this is the lesson that will tell us about how the British company, they just enter to the India and they controlled over whole country. So again I'm telling you here, the rise and the growth of company power. Maybe a little bit spelling mistake here that I'm going to correct here. A and Y. ठीक है, तो कंपनी पावर का जो स्टार्टिंग पीरियड था, किस तरीके से आफ्टर द मुगल्स ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा किया। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है, पूरा का पूरा लेसन उसके ऊपर बेस्ड है जो आपको बताया जाएगा। तो द मेन थिंग इज कमिंग हियर दैट कि हमें ये समझना है कि भैया आखिरकार जैसे मुगल जब बड़े शौक से पूरी पावर के साथ इंडिया पे रूल कर रहे थे, तो उस समय ऐसा क्या हुआ कि उनको इंडिया छोड़ के जाना पड़ा, या कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर किसी दूसरी सत्ता को आने का मौका मिल गया और उसके बाद फिर वो उसके अंडर में काम करने लगे। तो आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों आई? व्हाट वर द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम देयर दैट वी हैव टू डिस्कस हियर? तो सबसे बड़ी बात क्या है, आपने देखा होगा कि अंग्रेजों का जो मुगलों का सबसे पावरफुल शासक था, रूलर था, वो आखिरी राजा औरंगजेब हुआ। यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ रही हैं। तो इस तरीके से चलता रहा, पर आखिरी राजा कौन था? औरंगजेब था। यानी जो औरंगजेब था, औरंगजेब जब राजा बना उसने बहुत अच्छा रूल किया, सब कुछ चेकआउट किया, बढ़िया किया, अच्छा कर भी रहा था। बट हुआ क्या, 1707 में, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा भी है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। भैया जो पैदा हुआ है एक ना एक दिन तो जाएगा ही। तो बेचारे औरंगजेब भी चले गए। तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी विचित्र समस्या होती है कि जैसे ही कोई राजा या घर का हेड एक्सपायर होता है तो उसकी सत्ता को घर, जमीन, जायदाद, बिल्डिंग, धन दौलत बंटवारे की बात शुरू हो जाती है। मैं मालिक बनूंगा, मैं मालिक बनूंगा। तो यही हुआ। औरंगजेब जैसे ही मरता है 1707 में, तो उसके जो सक्सेसर थे, यानी उसके जो नाती पोते बेटे जो भी थे, उनके बीच में आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई कि भाई राजा तो मैं बनूंगा, राजगद्दी पे मैं बनूंगा, मैं राजा बनूंगा और मैं पूरा रूल करूंगा। तो एक बहुत बड़ा एम्पायर था इंडिया। आपको पता होगा कि इंडिया एक छोटा मोटा कोई देश नहीं था, उसके यहाँ पे बहुत बड़ा एम्पायर था और मुगलों ने उसको और बढ़ाया। बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारी जंग लड़े, और उसके बाद उन्होंने वो सारे वॉर्स में वो जो इलाके जीते थे वो सब उनके अंडर में थे, और उसको संभालना इतना आसान काम तो था नहीं। और जो अच्छे शासक थे उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की थी, हार्डवर्क किया था, उसके बाद उन्होंने थ्रोन को बचा कर रखा था। लड़ाइयां बहुत लड़ते थे। अब वही हुआ, अब राजा तो चला गया, अब लड़ाई शुरू हुई उनके बेटों के बीच में कि भाई मैं राजा बनूंगा तो मैं राजा बनूंगा। तो औरंगजेब के जाने के बाद इस लड़ाई का फायदा उठाया वहां के दरबारियों ने। उसके कोर्ट में जो बड़े बड़े पर्सन्स थे, मिनिस्टर्स थे, रिच पर्सन्स थे, जो जमींदार टाइप के लोग थे, उन्होंने देखा कि यह सही मौका है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम अब अपने हिसाब से सरकार चला सकते हैं, राजा बना सकते हैं, उससे अपने हिसाब का काम करवा सकते हैं। और जो कोर्ट एक सिंगल कोर्ट हुआ करता था, मुगल कोर्ट कहलाता था, वो डिवाइड हो गया बहुत सारे कोर्ट्स के अंदर। तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी ग्रुप्स बन गए। यानी जो लोग थे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, उन लोगों ने ग्रुप्स बना के कोर्ट में अपना रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया। राजा कंफ्यूज, ही वांट टू टेक सम डिसीजन, बट द आर्गुमेंट स्टार्टेड बाय द पीपल इन द कोर्ट दैट दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। सो राजा किंग बिकम कंफ्यूज, व्हाट शुड आई डू? और उसके बाद उसको एक ग्रुप या दो ग्रुप को फेवर करके चलना पड़ता था। उसके अगेंस्ट में 2-3 ग्रुप हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जाता था, दावों को पलटा जाता था, और इस तरीके से
मुगलों की नींव और लगातार कमजोर होती हुई चलेगी। जिसका फायदा उठाया किसने? जिसका फायदा उठाया उन छोटे छोटे राजाओं ने, जिनके अंडर में मुगलों ने, चाहे वो औरंगजेब रहे हो, शाहजहां रहे हो, जहांगीर रहे हो, इन लोगों ने जो रियासतें दी थी, अब उन्होंने अपने आप को बोला और उन्होंने देखा कि भाई अब तो हेड रहा ही नहीं और आपस में लड़ते रहते, हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं है, अब हम अपने आप को छोटे से इलाके का राजा घोषित करते थे। तो उसका फायदा उठाया किसने? अवध ने, बंगाल ने और डेक्कन के बहुत सारे इलाकों ने, और उन्होंने अपने आप को फ्री घोषित कर दिया कि भैया अब हम टैक्स वैक्स देंगे नहीं, अगर आपको लड़ना है तो आके लड़ लो, ठीक है। अब हम आपको अपना राजा नहीं मानते, अब हम इस इलाके के एक सेपरेट इलाके के खुद के राजा और हमारे इलाका, अब हम अपने हिसाब से यहाँ पे काम करेंगे। फिर टैक्सेस भी आना बंद हो गया। कई जगहों पर राजाओं ने विद्रोह कर दिया। जो कभी उनकी तरफ से लड़ने के लिए आते थे, उनको टैक्स पे करते थे, उनको ट्रिब्यूट करते थे, आज उन सब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। राज दरबार कमजोर होता चला गया। जिसका फायदा उठाया बहुत सारे उस समय शातिर लुटेरे हुआ करते थे। उसमें से कुछ लुटेरों के नाम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था। पर्शियन रूलर, पर्सिया का राजा था नादिर शाह। नादिर शाह ने भारत पर अटैक किया और अटैक करके यहाँ से बहुत सारी चीजें, सोने चांदी हीरे जवाहरात, महिलाएं, बच्चे, मजदूर, बहुत सारी पॉपुलेशन को लेके गया अपने देश में, ठीक है। उसको फॉलो करता हुआ आगे बढ़ा कौन? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने भी अटैक किया, उसने बहुत सारी चीजों को लूटपाट की, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदुस्तान, भारत, इसकी जो एम्पायर था जो मुगलों ने बनाया था औरंगजेब के मरने के बाद, धीरे 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 टूटता चला गया। और कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचाया उनके ही बेटों, उनके ही सगे संबंधियों के द्वारा, जिसका फायदा उठाया दरबारियों ने, चाहे वो बड़े बड़े जमींदार हो या फिर बहुत अमीर आदमी हो या फिर व्यापारी हो या फिर अपनी पहुंच को सत्ता के अंदर, कोर्ट के अंदर पैर जमाने वाले वो मजबूत मंत्री हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा लेसन है, तभी तो हमने इस लेसन स्टार्ट नहीं किया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। भाई हमारे दिमाग में सवाल आना चाहिए ना, हम कहते थे इतना महान राजा हुआ करते थे और औरंगजेब और ये सब राजा थे, तो अचानक से क्या हो गया? तो ये उससे पहले की कहानी, चैप्टर के पहले की कहानी है कि ये सब चीजें हुई थी। मुगल डिडंट वर्क ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मुगल ने कभी भी दुनिया को लेके फॉलो करके चला नहीं, ना साइंस को ध्यान दिया, ना टेक्नोलॉजी को ध्यान दिया, और पूरी दुनिया तब तक साइंस और टेक्नोलॉजी को फोकस कर रही थी क्योंकि मुगलों का ध्यान था ही नहीं वहां पर। अब इस तरीके से सब कुछ कमजोर पड़ा है, कोई भी बड़े आराम से कंट्रोल कर सकता है। तो हुआ वही, नजर पड़ी पर्सिया के लोगों की इंडिया पे, ठीक है। पोर्टुगीज, पर्सिया नहीं, पोर्टुगीज, जिसको पुर्तगाली कहते हैं हिंदी में, ठीक। तो पोर्टुगीज, वो ट्रेडिंग का दौर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था। यूरोप में बहुत ज्यादा कंपटीशन था अपना माल बेचने के लिए। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, पुर्तगाल, ये सब लोग अच्छे और नए मार्केट की तलाश में। इन सबको इंडिया नाम का देश पता था कि भाई वहां पे पॉपुलेशन बहुत अच्छी है और पैसा बहुत है, लोग खरीदेंगे, बट दे वर नॉट नोइंग हाउ टू रीच देयर। तो एक बड़े ही महान क्रांतिकारी खोजी डिस्कवर मैन हुआ करते थे, ठीक है, उनका नाम था वास्को डी गामा। इन्होंने इंडिया पहुंचने का एक नया रूट फाइंड आउट किया जो कि शॉर्टकट था और बड़े आराम से और जल्दी वहां पे पहुंचा जा सकता था। और वास्को डी गामा कलकत्ता, जिसको कैलिकट लिखा गया है, ये कलकत्ता पहुंचे 20 मई 1498 को अपने 4 शिप्स के साथ और 118 सोल्जर्स के साथ, 4 जहाज लेके, और उनके साथ 118 लोग थे, सैनिक थे। सोचो 118 लोगों ने हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े इलाके पे रूल किया, ठीक। तो 4 जहाज और 118 सिपाही लेके वास्को डी गामा यहाँ पे आए, ठीक है, और उनको वेलकम किया हमारे देश के हिंदू राजा जैमोरिन, और उनकी मदद की स्टेब्लिश करने के लिए क्या, ट्रेडिंग पोर्ट मतलब व्यापार स्थल, जहां से व्यापार किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद इन राजाओं की मदद से इन लोगों ने, बिजनेसमैन ने, स्पेशली पुर्तगालियों ने क्या किया, कोचिन के अंदर, गोवा के अंदर, दमन एंड दीव के अंदर, और ऐसे बहुत सारी जगहों पर उन्होंने अपने फैक्ट्रियां लगाई। और फिर इनके पीछे पीछे ब्रिटिश आए, जर्मन आए, फ्रेंच आए, और आते ही चले।
और इस तरीके से देखते देखते पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम लोग और से समझेंगे इसके बारे में, सीखेंगे इसके बारे में। सो थैंक यू।